Hello and welcome to this session. कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट सेकेंड एजेंसी के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ एजेंट और एंड प्रिंसिपल और एजेंट क्या है, जो कि आपके सेक्शन 182 में बताया गया था। एजेंसी ओवरऑल होता क्या, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी में इसमें who may employ agent, who may be an agent, and what is the role of consideration in the terms of agency. एजेंसी क्रिएट करने में ये जो एजेंट बहाल करता है प्रिंसिपल, तो इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होते हैं उसमें कंसिडरेशन होता है या नहीं होता है। हु मे एम्प्लॉय एजेंट सेक्शन 183 में इसके बारे में बताया गया है। हु मे बी एन एजेंट सेक्शन 184 एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए बारी बारी से देखते हैं क्या है ये। हु मे एम्प्लॉय एजेंट। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट में देखिए सेक्शन 183 क्या कहता है। सेक्शन 183 स्पष्ट रूप से कहता है एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent। मतलब वह वैसा व्यक्ति जो प्राप्तव्य है, मेजर है और स्वच्छित है, वो अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा। मतलब जो एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल का हो चुका है, इन द केस ऑफ अगर उसका कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंट है तो एज ऑफ मेजोरिटी आपको मालूम है 21 साल होती है। ऐसे एज ऑफ मेजोरिटी क्या है, 18 साल है। तो 18 साल जिसने अपना एज प्राप्त कर लिया है वो एजेंट बहाल कर सकता है। वो मतलब प्रिंसिपल हो सकता है। तो प्रिंसिपल होने के लिए आपकी एज ऑफ मेजोरिटी आपकी होनी चाहिए, मतलब आपको मेजर होना चाहिए और आपका साउंड माइंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जो पिछला क्लास हम लोगों ने पढ़ा था एजेंसी का, प्रिंसिपल और एजेंट का, जिसमें ये कहा था कि प्रिंसिपल एजेंट बहाल करता है और प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट कोई भी काम करता है। एजेंट क्या करता है? प्रिंसिपल के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ संविदात्मक संबंध स्थापित करता है। और जब कोई प्रिंसिपल किसी तीसरे व्यक्ति के साथ संविदात्मक संबंध स्थापित करता है तो उसके हर संविदा से प्रिंसिपल क्या होता है? बंधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? एजेंट है। मिस्टर पी प्रिंसिपल है और मिस्टर ए क्या है? एजेंट है। ए ने मिस्टर एक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया। किसके लिए? एज ए एजेंट। जब वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है। किसके एजेंट के रूप में? इस पी के एजेंट के रूप में। तो अगर एक्स से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ए करता है, ए का जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्स के साथ होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट से पी क्या होगा? लायबल होगा। पी उस कॉन्ट्रैक्ट से बंध जाएगा और एक्स उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए पी को बोल सकता है। क्यों बोल सकता है? क्योंकि ए पी के बिहाफ में काम कर रहा है। ठीक है। अब आप अगर सेक्शन 11 पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 11 में कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? तो द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, जिसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेंड कर लिया, या हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो साउंड माइंड है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप मेजर हो और आप साउंड माइंड हो। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 इसकी अनिवार्यता वहाँ भी देता है। और एजेंट बहाल करने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए? आपको मेजर होना चाहिए और आप साउंड माइंड होने चाहिए। ये आप क्या कहता है? सेक्शन 183। क्यों? क्योंकि आपने एजेंट, अगर प्रिंसिपल ने कोई एजेंट बहाल किया है तो अल्टीमेटली जो संविदा एजेंट करता है उससे कौन बाध्य होता है? प्रिंसिपल बाध्य होता है। प्रिंसिपल को उस संविदा को इन्फोर्स करना पड़ेगा।
प्रिंसिपल उस संविदा से बंध जाएगा। तो प्रिंसिपल का संविदा सक्षम होना आवश्यक है। प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 भी सक्षम होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए उनका, और क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। अगर वो मेजर और साउंड माइंड नहीं है तो वो फिर क्या नहीं कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन सिर्फ फ़ायदे के लिए ही कर सकता है, क्योंकि हमने मोडी बेबी वर्सेस धर्मोदास में भी ये देखा है कि अगर कोई माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें कहा गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज एब इनिशियो वॉइड, शून्य होता है। तो एक माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो अगर एक प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अगर माइनर होगा तो ये ए के द्वारा अगर एक्स के साथ कोई संविदा किया गया तो उस संविदा को ये पी कैसे इन्फोर्स करेगा, अगर ये माइनर है तो नहीं कर सकता है। इसलिए पी का क्या होना जरूरी है, मेजर होना जरूरी है। पी का मेजर होना जरूरी है। और दूसरा साउंड माइंड होना जरूरी है, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, वो संविदा को समझने में सक्षम होना चाहिए। एक सक्षम व्यक्ति ही किसी संविदा को समझ सकता है। तो पी ए के द्वारा किए गए किसी भी, ए के द्वारा किए गए एजेंट के द्वारा, अपने एजेंट के द्वारा किए गए किसी भी संविदा के लिए बाध्य होता है। इसलिए अल्टीमेटली संविदा इन्फोर्स किसके द्वारा कराया जा सकता है, पी पे कराया जा सकता है। पी उससे बंधा हुआ है, इसलिए पी का क्या होना जरूरी है, पी का मेजर और साउंड माइंड होना जरूरी है। एक मामला इसमें सेफर्ड वर्सेस कार्टराइट का। सेफर्ड वर्सेस कार्टराइट, सेफर्ड वर्सेस कार्टराइट। सेफर्ड वर्सेस कार्टराइट का जो मामला है वो ये है कि एक मिनट, इस मामले में कहा गया, जो जज थे डेनिंग एलजे, इन्होंने कहा कि माइनर अपने अभिकर्ता के लिए नियोजित नहीं कर सकता है। जो बातें मैंने कही वही इस मामले में कहा गया, क्योंकि अगर ऐसा वो कर देगा, अगर कोई माइनर एजेंट बहाल करता है तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा, वो शून्य होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा कि कब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जिस कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट एजेंट संविदा कर सकता है, उस कंडीशंस में वो एजेंट भी बहाल कर सकता है। ठीक है। अब क्या गार्जियन के द्वारा, संरक्षक के द्वारा, जो माइनर है उसके लिए अभियोक्ता, वो क्या संरक्षक उसके लिए एजेंट चुन सकता है? तो इसके मामले में कोई बहुत स्पष्ट उपबंध नहीं दिया गया है, इसके मामले में कोई गाइडलाइन नहीं है, इसलिए वो तो जब आगे मामला आएगा उस तरीके का तो हम लोग देखेंगे। दूसरा है आपका सेक्शन 184, जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, हु मे बी एन एजेंट। ये तो था एजेंट बहाल करने की बात हम लोगों ने सेक्शन 183 में की। सेक्शन 183 में है कि अभियोक्ता कौन नियोजित करेगा, लेकिन अब याद आते हैं कि अभियोक्ता कौन हो सकेगा, हु मे बी एन एजेंट। तो सेक्शन 184 में ये कहा गया है कि हु मे बी एन एजेंट। सेक्शन 184 में कहा गया है, एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट, एनी पर्सन, but no person who is not of the age of majority and sound mind can become an agent so as to be responsible to his principal according to the provision in the behalf herein contained। इसमें स्पष्ट कह दिया 184 में कि जहाँ तक मालिक और थर्ड पर्सन के बीच का संबंध है तो उसमें कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकता है, किंतु अगर कोई व्यक्ति जो स्वच्छित नहीं है या एज ऑफ मेजॉरिटी को प्राप्त नहीं किया है, वो अभिकर्ता से हो सकता है, लेकिन ऐसे अभिकर्ता नहीं होगा, ऐसा अभिकर्ता नहीं होगा कि मालिक के लिए वो लायबल हो, और जैसे उपबंध आगे दिए गए हैं उसके अनुसार, मतलब वो संविदा बाधित तो हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए किसी को भी एजेंट बहाल कर सकता है, मिस्टर ए एक्स वाई जेड किसी को भी बहाल कर सकता है, और कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एजेंट हो सकता है अगर ए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 ए क्या है, ए मेजर है तो। अब एक्स वाई एजेंट में
मान लीजिए ए क्या, वाई क्या है, या वाई माइनर है, वाई क्या है, माइनर है। तो सेक्शन 184 ये कहता है कि माइनर कैन बी अ एजेंट, माइनर जो है वो एजेंट हो सकता है, लेकिन वाई जो है अगर एजेंट रहते हुए अगर कोई काम करता है, तो अगर मान लीजिए मिस्टर बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए बी किसके पास जाएगा, अल्टीमेटली लायबल कौन है, ए, क्योंकि ये क्या है, ए क्या है, प्रिंसिपल है, वाई क्या है, एजेंट है, और बी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के जब जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उस कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्फोर्स नहीं होंगे तो बी कहाँ जाएगा, बी सीधा ए को बोलेगा कि भाई आपके बिहाफ में आपके एजेंट ने मुझसे कोई वादा किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप उसको फुलफिल करो। ए वाई से उसका हर्जाना नहीं ले सकता है, क्यों, क्योंकि वाई क्या है, माइनर है। तो माइनर एजेंट तो हो सकता है, जो स्वच्छित नहीं है वो एजेंट तो हो सकता है, लेकिन वो लायबल नहीं होगा किसके, एक प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल उसको लायबल नहीं कर सकता। तो ये है हु मे बी एन एजेंट। तो एनी पर्सन कैन बी एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट, बस सब टर्म एंड कंडीशन इज देयर कि वो लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी। अगर वो कुछ गलत कर देता है या ऐसा कुछ कर देता है जो उसे नहीं किया जाना था, तो प्रिंसिपल उससे वसूल नहीं सकता है, किससे, अगर वो एजेंट माइनर है या स्वच्छित नहीं है तो। ठीक है। तीसरा है नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा है एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें एग्रीमेंट है, एन इनफोर्सेबल बाय लॉ है। और एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन टू ईच अदर। तो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन टू ईच अदर मतलब किसी भी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, और बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सो कंसिडरेशन, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बिना विदाउट द कंसिडरेशन आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी चैप्टर में इसका एक अपवाद है कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। अभिकरण के सर्जन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है। तो यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपवाद है किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह प्रश्न कि अगर किसी एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 वहाँ पे स्पष्ट इस बात को लिख दिया गया है कि वो वैलिड होगा, कंसिडरेशन की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। तो ये आज का हमारा क्लास था आपका एजेंसी का, कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी क्या क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग फिर देखेंगे कि क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे क्रिएट होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।